राधे ही कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घासीराम कोतवाल का चरित्र चित्रण। तो चलिए देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के पेशवा काल से संबंधित ऐतिहासिक नाटक घासीराम कोतवाल की रचना मराठी के सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर ने की है। इसमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत किया गया है। घासीराम कोतवाल नाटक में जिन दो पुरुषों पात्रों के चरित्र को मुख्य रूप से नाटककार ने उभारने का प्रयास किया है, उनके नाम है घासीराम कोतवाल और नाना फडणवीस। इनमें से फडणवीस ऐतिहासिक पात्र है, किंतु इतिहास में उनका जो व्यक्तित्व चित्रित किया गया है उसे नाटककार ने अपनी इच्छा से पूर्णतः बदल दिया है। और घासीराम ही इस नाटक का प्रमुख तथा केंद्रीय पात्र है, क्योंकि उसकी उपस्थिति नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक है। वस्तुतः ये नाटक घासीराम को केंद्र में रख कर लिखा गया है। नाटक की कथा वस्तु का वही केंद्र बिंदु है तथा अन्य पात्र भी किसी न किसी रूप में घासीराम से ही जुड़े हुए हैं। अधिकांश घटनाएं भी घासीराम के आसपास ही घूमती हैं तथा संपूर्ण कथा वस्तु उसी के उत्थान और पतन की गाथा प्रस्तुत करती है। एक साधारण ब्राह्मण से पूना शहर का कोतवाल बनकर जनता पर आतंक का शासन स्थापित करना और तत्पश्चात जनता के द्वारा पत्थर मार मार कर वध किया जाना उसके जीवन की दुखद त्रासदी है। नाटककार ने इस नाटक का नामकरण भी घासीराम कोतवाल करके यह प्रदर्शित किया है कि वह घासीराम को ही नाटक का प्रधान पात्र मानकर नाटक लिख रहा है। अतः निर्विवाद रूप से घासीराम ही इस नाटक का नायक है। घासीराम की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन अग्रलिखित शीर्षकों में किया गया है। तो चलिए देखते हैं घासीराम का चरित्र चित्रण। तो पहले देखेंगे घासीराम का परिचयात्मक विवरण। घासीराम सामलदास कन्नौज शहर का रहने वाला एक सीधा साधा ब्राह्मण है, जो जीविका की तलाश में पूना शहर में आ गया है। यहाँ 52 खनी की नर्तकी गुलाबी ने उसे अपने कोठे पर नर्तक बनाकर सेवा में रख लिया है। वह नाचता भी है, तुनतुनी भी बजाता है और गुलाबी के बर्तन भी मांजता है। बेचारा घासीराम अभी एक सप्ताह पहले ही कन्नौज से अपना भाग्य आजमाने पूना शहर में आया था, पर यहाँ चोरी के झूठे आरोप में पकड़ लिया गया। उसने लाख मना किया कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, किंतु कौन सुनता है। सिपाही उसको बेइज्जत करके गालियाँ देते हुए पुण्य नगरी पूना से काला मुँह करके निकल जाने को कहते हैं। घासीराम प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। सोचता है कि मेरी पत्नी और बेटी ललिता गौरी का क्या होगा। अपने अपमान के क्रोध सांप की तरह फटकता घासीराम निश्चय करता है कि वह इंसानियत को त्याग कर अपने अंदर के हैवान को जागृत करेगा और इसी पूना शहर में सुअर का राज स्थापित करेगा। तो घासीराम ये कन्नौज शहर का रहने वाला है और पूना में आता है काम की तलाश में, और यहाँ पर इसके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा के इसे जो है जेल में डाल दिया जाता है। इसके ऊपर अत्याचार किया जाता है और फिर यह जो है प्रतिशोध की भावना से जलने लगता है। प्रतिशोध की भावना से युक्त क्या कह रहे हैं? प्रतिशोध की भावना से युक्त घासीराम को पूना शहर में कई बार अपमान झेलना पड़ा, जिससे उसका मन प्रतिशोध की भावना से भर गया। गुलाबी के कोठे पर नाचते हुए नाना के पैर में जब मोच आ जाती है, तब घासीराम उसके पैर को अपनी पीठ पर रख लेता है और नाना उसकी इस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होकर अपना हार उसे इनाम में दे देते हैं। गुलाबी घासीराम से हार मांगती है और ना देने पर अपने गुंडों से उसे पिटवा कर छीन लेती है। वहाँ से खून पोंछता हुआ घासीराम प्रतिशोध भावना से भर जाता है। विवश और लाचार है, उन गंडों से लड़ने की उसके पास जो है शक्ति नहीं है। एक ब्राह्मण उस पर अपनी जेब काटने का आरोप लगा देता है। ब्राह्मण की जेब किसी अन्य चोर ने काटी थी। गौरा साहब इस बात की पुष्टि करता है, फिर भी सिपाही घासीराम को चोर कहते हुए घसीटकर एक कोठरी में बंद कर देते हैं। कोठरी में बंद एक अन्य अपराधी घासीराम को बताता है कि चोर को जीना है तो वह सिपाही को सलाम करे, उसे खुश रखे। चोर तो सिपाही के रहमो करम पर जीता है। घासीराम बिना अपराध किए चोर बना दिया गया। सिपाहियों को की गालियां भी खाई। अब उसके भीतर प्रतिशोध की भावना जागृत हो उठी और उसने मन ही मन निश्चय किया, अरे कमीनों, आऊँगा मैं, फिर आऊँगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं शैतान भीतर से हैवान मैं आऊँगा, सुअर बन के आऊँगा, शैतान बन के रहूँगा, तुम सबको सुअर बनाऊंगा, इसी पूना शहर में सुअर का राज कायम करूंगा। प्रतिशोध की भावना से युक्त घासीराम ने आखिरकार हैवान बनने का निश्चय कर लिया। यानी कि जो घासीराम है उसके साथ एक तो जब वह नर्तकी के यहाँ पे उसको नाना साहब हार देते हैं इनाम में, तो वो जो
कोठे की कोठारिन होती है वो उससे उसको अपने गुंडों से पिटवाती है और हार छीन लेती है। और फिर दूसरी घटना ये होती है कि उसको जो है बिना चोरी के ही चोर बना दिया जाता है। तो इससे इस घटना से भी वह परेशान हो जाता है और तब उसके निश्चय करता है, उसके अंदर जो है वो प्रतिशोध लेगा, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना जागृत होती है और वो निश्चय करता है कि अब वह पूना शहर में सुअर का राज कायम करके रहेगा। मृदुभाषी एवं विनम्र। घासीराम प्रारंभ में अत्यंत विनम्र और मधुरभाषी है। नाचते हुए नाना के पैर में मूंछ आ जाती है तब वह घासीराम अत्यंत विनम्रता से नाना के सामने झुककर उनके पांव को अपनी पीठ पर धारण कर लेता है। नाना साहब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे अपने गले का हार इनाम के तौर पर देना चाहते हैं, पर घासीराम विनम्रता से इनकार कर देता है। यानी कि जो घासीराम है वो प्रारंभ में तो बहुत विनम्र होता है और मधुर मधुर मधुरभाषी होता है, लेकिन जब जो है बावन खनी के ठेके में जो कोठे में जो कोठारिन होती है उसको पिटवा देती है अपने गुंडों से, और जो नाना ने उसको हार दिया था वो छीन लेती है, तो इससे जो है वो उसको बहुत ही जो है निम्न और ग्लानि जैसा फील होता है। तब जाके वो निश्चय करता है कि वो इस का जो है प्रतिशोध लेगा, और फिर बाद में उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है। तो इन घटनाओं से वो जो है दुखी होकर उसके अंदर क्रोध की भावना जागृत हो जाती है। धूर्त एवं चालाक। अब कह रहे हैं जो काशी घासीराम है वो धूर्त और चालाक किस्म का भी है। घासीराम ने दृढ़ निश्चय किया था कि इस पूना शहर में सुअर का राज कायम करके रहूंगा। उसके अंदर की हैवानियत जाग उठी थी और उसने नाना की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। ये नाना राजघराने से संबंधित रखते हैं, और ये नाना वही है जब ये कोठे पर जब इनको मोच आ जाते तो घासीराम इनकी मदद करता है। और इनके नाना की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी वह थी कि ये भोग विलास में जो है मस्त रहते थे, तो इसी का फ़ायदा उठाकर घासीराम पूना शहर का कोतवाल बन जाता है। वह जानता है कि भोग विलास में आखंड डूबे नाना को किस प्रकार अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए घासीराम ने अपनी सुंदर बेटी ललिता गौरी को चुग्गा नाना के सामने डाला, और जब नाना उसे पाने को व्याकुल हो गया तब उसे नाना की आंखों से ओझल कर दिया। नाना उस फूल से जवानी को मसलने को बेताब है। घासीराम नाना को आश्वासन देता है कि उस नाजनीन को नाना की खिदमत में पेश करेगा। तब नाना कहता है, करेगा तू? हम एहसान मानेंगे नहीं बल्कि तुम्हारी खिदमत ही कद्र करेंगे। नाना अपनी उंगली से उतारकर हीरे की एक अंगूठी उसे दे देता है। घासीराम के संकेत पर ललिता गौरी बन सवर कर श्रृंगारिक चेष्टाएं करती हुई नाना के आसपास घूमती है, पर नाना के हाथ नहीं आती, क्योंकि घासीराम उन दोनों के बीच आ टपकता है। नाना घासीराम को एक के बाद एक उपहार देता जाता है और अंत में चांदी की मूठ वाली अपनी छड़ी भी उसकी ओर उछाल देता है और घासीराम उसे गपक लेता है। राग रंग में डूबा हुआ नाना ललिता गौरी को पाकर निहाल हो जाता है। धूर्त घासीराम नाना को अल्टीमेटम देता है कि अब गौरी नाना की हवेली में नहीं आएगी। वह कहता है कि सारे शहर में उसकी बदनामी हो रही है, अब एक ही रास्ता है, जनता का मुंह बंद करने के लिए मुझे अपना पूना शहर का कोतवाल बना दे। नाना थोड़ी नानुकुर करने के बाद मान जाता है और घासीराम को शहर का कोतवाल बनाने का फरमान जारी कर देता है। घासीराम पूना शहर का कोतवाल बनने के बाद अपनी बेटी ललिता गौरी को नाना की हवेली पर भेज देता है। अत्याचारी एवं निर्दयी, यानी कि घासीराम कोतवाल अत्याचारी और निर्दयी बन जाता है। पूना शहर का कोतवाल बनकर घासीराम ने अनेक फरमान जारी किए। उसने हर काम के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया। बिना परमिट मुर्दा फूकना बंद, बिना परमिट वैश्यवृत्ति बंद और बिना परमिट गर्भ गिराना बंद। घासीराम रात को शहर में घूमता और सड़क पर जो भी घूमता दिखाई देता उसकी मुस्ततें बांधी जाती, ठुकाई पिटाई होती और हवालात में बंद कर दिया जाता। जनता घासीराम के अत्याचारों से त्राही त्राही करने लगी, पर उसकी पुकार सुनने वाला कौन था। नाना तो गौरी के साथ रंग रेलियों में मस्त था। घासीराम कोतवाल उद्दंड एवं प्रचंड हो गया और उसका गर्व गुमान आकाश को छूने लगा। घासीराम के अत्याचार की हद तो तब हो जाती है जब एक ब्राह्मण पर चोरी का आरोप लगने पर घासीराम उसे चोरी कबूल करने के लिए कहता है, और ब्राह्मण द्वारा चोरी कबूल ना करने पर अग्नि परीक्षा लेने के बहाने उसके दोनों हाथों पर आंख में तपाए हुए लोहे के गोले रखकर हाथ जला देता है। दर्द से तड़पता ब्राह्मण अंततः विवश होकर चोरी का अपराध झूठा होने पर भी स्वीकार कर लेता है। अपराधी के नाखून खिंचवाना, उसके घावों पर नमक छिड़कवाना घासीराम कोतवाल के लिए साधारण बात थी।
सूत्रधार भी कहता है कि घासीराम कोतवाल की ऐसी धौंस भय की सगरी पुण्य नगरी थर थर कांपन लागी। घासीराम स्वयं अपनी मूछों पर ताव देकर कहता है, हम बादशाह शहर पूना के बेताज बादशाह, ये नवाब नाबदान में कुलबुलाते कीड़ों का शहर हमसे मांगता पना, और यहाँ वामन चाल तिरछी मारेगा बर्छी, वही आज मोम सा पिघला हुआ। आगे देखते हैं। अपराध बोध से ग्रस्त, जो अपराध बोध से ग्रस्त है ये घासीराम, भले ही शहर का कोतवाल बनकर जनता पर रौब डालता है, किंतु वह जानता है कि यह बड़ा पद उसने किस मूल्य पर प्राप्त किया है। इस कोतवाली को पाने के लिए उसने अपनी लाडली बेटी ललिता गौरी को नाना की ऐशगाह में भेज दी। घासीराम कहता है, मेहरबार गौर से देखो कैसे अपनी लाडली बेटी ललिता गौरी को इस दरिंदे की दावत बनाया है मैंने। देखो इस बाप को जो अपनी पेट जाई बेटी से पेशा कराता है। देख लो कैसे मेरी मासूम बिटिया हरजाई हुई जाती है। वो ठूठ खूसट देखो कैसे बेटी उसकी जवानी को चीत चीत कर चाव रहा है। थूको मुझ पे, मेरे मुंह में पेशाब करो। कोतवाल बनकर वह भले ही अधिकार सुख से प्रसन्न हो रहा हो, किंतु उसका हृदय इस बोध में दबा हुआ है कि उसने अपनी फूल सी बेटी के साथ अन्याय किया है। उसे उसकी शादी की चिंता है। बस वर मिल जाए वह नौशे यानी दूल्हे को सोने से दवारात से मर देगा। यानी कि जो घासीराम है वो अपनी इस गलती पे पछताता है। उसे बहुत पछतावा है कि उसने अपनी बेटी इस कोतवाल बनने के चक्कर में अपनी बेटी को जो है नाना के वहाँ पर भेज दिया। उस बेटी की मृत्यु से दुखी ललिता गौरी कुमारी होने पर भी गर्भवती हो गई थी। नाना फडणवीस अब उससे पिंड छुड़ाना चाहता था। उसने चंद्रादाई से गर्भ गिरवाने का प्रयास किया और अंत में ललिता गौरी को मरवाकर जमीन में गड़वा दिया। जब यह समाचार घासीराम कोतवाल को मिलता है तो वह अत्यंत दुखी होता है और नाना साहब पर आक्रामक तेवर दिखाता हुआ अपनी पुत्री के बारे में पूछता है। नाना उस समय अपना 7वां विवाह करके नई नवेली पत्नी के साथ राग रंग में डूबा हुआ है। घासीराम को बेटी की मृत्यु का प्रमाण जब चंद्रादाई से मिलता है तो क्रोध के आवेश में वह चंद्रा को गला दबाकर मार डालता है। वह गौरी को याद करके अबोध शिशु की भांति रोने लगता है। कटे पड़े पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ता है। वह कहता है, गौरी मेरी लाडली, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये काला मुंह किसे दिखाऊं? मैंने ये क्या किया? यानी कि उसे अपनी बेटी की मृत्यु पर बहुत पछतावा होता है। दुखद अंत। घासीराम ने आतंक का जो राज कायम किया था वह बदस्तूर जारी था। किसी को भी अकारण दंड देना उसके लिए सामान्य बात थी। आदमी के खून की चसक उसे लग चुकी थी। अतः सूत्रधार के शब्दों में कोतवाल मानुस मारन लागा, सिगरी पुण्य नगरी को टेटुआ मस्कन लागा, तासे हाय हाय माची। हद तो तब हो गई है जब बाहर से आए भूखे ब्राह्मणों को फल तोड़ने के अपराध में छोटी सी कोठरी में ठूस दिया गया, जिसमें 125 लोग पहले से बंद थे। परिणाम स्वरूप दम घुटने से 22 ब्राह्मणों की मौत हो गई और बाकी अधमरे हो गए। इस घटना से पूना के ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए। उन्होंने नाना साहब से फरियाद की कि घासीराम कोतवाल के वध का हुक्म जारी किया जाए। नाना तो वैसे ही घासीराम से पिंड छुड़ाना चाहता था। जनता ने घासीराम कोतवाल को पकड़कर मार मार कर अधमरा कर दिया। तत्पश्चात नाना के कहे अनुसार उसका सिर मुंडवाकर तथा सिंदूर लगाकर सारे शहर में बेइज्जत करके घुमाया। जानवरों की तरह चीखता घासीराम अंततः दुखद अंत को प्राप्त होकर मर गया। नाना की आज्ञा से घासीराम की सारी संपत्ति व जायदाद भी जब्त कर ली गई, सरकारी खजाने में जमा कर दी गई। उसके सारे राजे रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह निसंकोच कहा जा सकता है कि इस नाटक की संपूर्ण कथा घासीराम पर केंद्रित है। उसी के उत्थान और पतन की कथा वस्तु निर्माण किया गया है। कथा वस्तु का निर्माण किया गया। घासीराम का चरित्र आज के राजनीतिक माहौल में हमें अपने आसपास ही देखने को मिल जाएगा। घासीराम एक व्यक्ति न होकर समाज के उस वर्ग को प्रस्तुत करता है जो राजसत्ता का संरक्षण पाकर निरंकुश हो जाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। घासीराम को निश्चय ही एक विशेष मनोवृत्ति वाले पात्र का प्रतीक बनाकर यह प्रस्तुत किया गया है और उसके चरित्र को प्रस्तुत करने में लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। तो ये था घासीराम कोतवाल का चरित्र चित्रण।